Good evening, all of you. My name is Jitendra Kumar. Today I am going to discuss next topic of AC brace is D-Sorty brace. हम जानते हैं कि अब D-Sorty जो ब्रेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ D-Sorty ब्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो D-Sorty जो ब्रेस होता है तुम्हारा, वो किसके लिए होता है? अपना मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटेंस के मेज़रमेंट के लिए हम क्या करते हैं? D-Sorty ब्रेस अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने इससे पहले जो एक जो सिंपल हमने जो एक D-Sorty ब्रेस सर्किट देखा था, तो उसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज थी। तो डिसएडवांटेज ये है कि हम क्या कर रहे हैं, मेज़रमेंट को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बना मेज़रमेंट को बिल्कुल एक प्रिसाइज मेज़रमेंट करने के लिए अब हम इसमें अपन क्या करते हैं, वी हैव यूज्ड ए मॉडिफाइड D-Sorty ब्रेस। एंड इस मॉडिफाइड D-Sorty ब्रेस है, उसमें अपन क्या यूज़ कर रहे हैं? एक इम्परफेक्ट कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। इम्परफेक्ट कैपेसिटर यानी वो कैपेसिटर यानी जो जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। और ये डाइलेक्ट्रिक जो लॉस होता है वो इस स्मॉल R1 रेजिस्टेंस के कारण होता है। इसमें जो रेजिस्टेंस R1 होता है, इधर रेजिस्टेंस R2 होता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर आ जाता है। तो दिस इज़ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ D-Sorty ब्रेस। सो हम बात करते हैं अंडर बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन में हमने इक्वेशन लगा दी, हमने Z1 Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। तो यहाँ पे जो हमारी Z1 की जो इक्वेशन होगी, दैट इज़ कोस टू होगा R1 प्लस स्मॉल R1 प्लस 1 अपॉन इस कैपेसिटर के कारण आप देख सकते हो, यहाँ पे इस कैपेसिटर के कारण कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 1 अपॉन j⍵C1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितना होगा हमारा Z4 यानी R4, और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज़ कोस टू Z2। अब Z2 में अपन कितना होगा, तो Z2 में इक्वेशन बनाएंगे तो Z2 बराबर होगा हमारा, दैट इज़ R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस 1 अपॉन j⍵C2 इंटू कितना I2 इंटू ये हो जाएगा हमारा इंटू ये हो जाएगा हमारा R3। सो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हमारी बन चुकी है। तो यहाँ से हमने इसको क्या इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया है, सिंपल। और अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे रियल पार्ट हैं उसको अपन इक्वल कर रहे हैं। तो हमने रियल पार्ट इक्वल कर दिया, दैट इज़ R1 प्लस स्मॉल R1 इंटू R4 एंड इक्वल टू, और ये एक रियल पार्ट ही हो गया हमारा R2 प्लस स्मॉल R2 इंटू R3। सो यहाँ से अपन लिख सकते हैं R4 अपॉन R3 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस स्मॉल R1। नाउ अब हम क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट को इक्वल करते हैं। तो इमेजनरी पार्ट को इक्वल करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ R4 अपॉन 1 अपॉन j⍵C1 इक्वल टू R3 1 j⍵ से या j⍵ कैंसिल हो जाएगा। सो R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो हमारे पास अब जो नेक्स्ट हो, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है C1 अपॉन C2 इक्वल टू R2 प्लस स्मॉल R2 अपॉन R1 प्लस स्मॉल R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर हमने जो डाई इलेक्ट्रिक जो लॉस फैक्टर यानी जो कैपेसिटर यूज़ किया है, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, इसमें उस दोनों कैपेसिटर C1 है उसके लिए क्या होगा, एक डिसिपेशन फैक्टर होगा। डिसिपेशन फैक्टर उसको हमने मान लिया, दैट इज़ D1 इक्वल टू जो कितना होगा हमारा, दैट इज़ 10 इंटू डेल्टा 1, और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज़ ⍵C1 इंटू R1, और D2 जो इक्वल टू कितना होगा हमारा 10 डेल्टा 2, दैट इज इक्वल टू ⍵C2 R2। सो इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं, दैट इज C1 अपॉन C2 इक्वल टू कितना है, R2 प्लस स्मॉल R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस स्मॉल R1, ठीक है। तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपन इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, और दोनों तरफ यहाँ पे क्या किया है हमने, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारी इक्वेशन हो गई ⍵C2 R2 माइनस ⍵C1 इंटू R1 इक्वल टू ⍵C1 R1 माइनस C2 R2। सो ये हो गया हमारा D2 माइनस ये हो गया D1 इक्वल टू ओमेगा, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया C2, तो ये हो जाएगा हमारा C1 अपॉन C2 इंटू R1 माइनस R2। सो ⍵C2 इक्वल टू हो जाएगा R4 अपॉन R3 इंटू R1 माइनस R2, और इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा D2 माइनस D1 इज इक्वल टू ⍵C2 इंटू R1 R4 अपॉन R3 माइनस R2। सो इस तरह से अपन क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे अननोन कैपेसिटर का मेजरमेंट कर लेते हैं और डाई इलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर अपन फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसका फेजर डायग्राम ऑफ D-Sorty ब्रिज।
देखो जब भी अपन को फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले अपन कोई भी एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारी जो ये फर्स्ट आर्म्स है तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी करंट फ्लो रही है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इसमें जो I1 करंट यहाँ पे फ्लो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है हमने I1 को ड्रॉ कर लिया। तो अब इसमें जो रजिस्टेंस है हमारा, एक रजिस्टेंस हमारा कैपिटल R1 कनेक्ट है और एक रजिस्टेंस हमारा स्मॉल r1 कनेक्ट है। तो पहले स्मॉल r1 के कारण जो ड्रॉ क्या होगी, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी, दैट इज स्मॉल I1 इंटू R1, ठीक है। और इसमें कैपेसिटर कनेक्ट है और क्योंकि स्मॉल r1 और कैपेसिटर इन दोनों से मिलके जो वोल्टेज जो ड्रॉप बनता है वो होता है EC1। तो कैपेसिटर के कारण जो ड्रॉप होगा दैट इज़ कितना होगा हमारा I1/ωc1। अब इनका हमने ले लिया यहाँ पे फेजर सम और उसको यहाँ से इससे मिला दिया, दैट इज इक्वल टू ये हो गया हमारा EC1। सिमिलरली I1 इंटू कैपिटल R1 के कारण ड्रॉप हो जाएगा हमारा ये I1 इंटू R1, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस कैपिटल I1 इंटू R1 ये ड्रॉप यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया और EC1 ये हो गया हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और अब इस लाइन के EC1 लाइन और इस I1 R1 इसका हमने क्या ले लिया, फेजर सम ले लिया। तो इसका जो फेजर सम जहाँ पे मिलेगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज़ E1 होगा। सिमिलरली अब हमने क्या ड्रॉप किया, दैट इज़ I2 इंटू कैपिटल R2 और ये हो गया हमारा इस I2 इंटू स्मॉल r2 जो कि करंट की डायरेक्शन में ही होंगे। और इस कैपेसिटर के कारण जो ड्रॉप होगा दैट इज़ ठीक वो 90 डिग्री पर होगा, दैट इज़ I2/ωc2। अब I2/ωc2 हमारा ये भी I2/ωc2 की ये पूरी लाइन है और I2 R2 ये है। तो ये जहाँ पे मिलेंगे इन दोनों का हमारा जो फेजर सम होगा दैट इज़ वो कितना होगा हमारा EC2। अब EC2 और I2 R2 का जो फेजर सम होगा दैट इज़ वो कितना होगा, दैट इज़ E2। तो यानी दिस इज़ द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड E1 बराबर E2। एट दिस पॉइंट E1 बराबर E2। नाउ इन द आर्म्स ऑफ थर्ड आर्म्स E3 जिसमें कॉमन करंट फ्लो रही है दैट इज़ I1। तो इसके कारण जो रेजिस्टेंस करंट ड्रॉप होगा दैट इज़ I1 इंटू R3, दैट इज़ कॉल्ड E3। एंड करंट I2 के कारण रेजिस्टेंस R4 में जो ड्रॉप होगा दैट इज़ I2 इंटू R4, दैट इज़ कॉल्ड E4। सो दिस इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ E3 बराबर E4। नाउ E3 बराबर E4 एंड E1 बराबर E2, इन दोनों का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे फेजर सम ले लिया यहाँ। और तो जहाँ पे अब ये इनका ये हो गया हमारा फेजर सम और ये हो गया इसका तुम्हारा टोटल रिजल्टेंट। तो E1 बराबर E2 और E3 और E2 का ये रिजल्टेंट हो गया दैट इज़ E। इस तरह से अपन इसका क्या करते हैं, ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ओके, थैंक यू।